मैं गांव के चौधरी के घर नौकरानी थी। वह चौधरी खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनसे शादी कर लेता और शादी की ही रात कमरे में जाते हुए अपने ऊँट को भी साथ ले जाता और फिर लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ पूरे महल में गूंजती। मैं भी बेहद खूबसूरत थी। एक बार मेरा घूंघट उस चौधरी के सामने हट गया, फिर उसने और उसके ऊँट ने मेरे साथ। रात का गुप्त अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। जून का गर्म मौसम, रात के समय भी आग उगल रहा था। इस गर्म मौसम में मैं रेगिस्तान में नंगे पांव अंधाधुंध भाग रही थी। हालांकि मेरा बचपन इसी रेगिस्तान में गुजरा था। इसी रेगिस्तानी इलाके के ही एक गांव की मैं रहने वाली थी। रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी बहुत तेज होती है। दिन के समय तो जो गर्मी होती है वह होती ही है, लेकिन रात में भी हमस और लू जैसी तपिश बरसती थी। लेकिन ना मुझे मौसम की परवाह थी और ना ही अपने पकड़े जाने का डर। सिर्फ पकड़े जाने के बाद के अंजाम का डर था। मेरे पास सिर्फ आज की रात थी कि मैं अपनी इज्जत उस चौधरी और उसके ऊँट से बचा लेती। लेकिन बस मैं इस लंबे रेगिस्तान को जल्द से जल्द पार करना चाहती थी, वरना वह आदमी मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। मुझे उसकी आंखों को देखकर बहुत डर लगता था। उसकी आंखें ऐसी खतरनाक आंखें थी कि जिसकी नजरें मेरे शरीर को काट खाने लगती थी। वह इतना हट्टा-कट्टा और चौड़ा था कि मैं उसकी सेहत देखने से ही कांप जाती थी। 40 के लगभग 6 फीट का कद, भरपूर शरीर का मालिक आदमी इंसान कम और देव ज़्यादा लगता था। जिस लड़की को देखने नज़रों की तेजी से कांपने पर मजबूर कर देता हो, जो लड़की उसकी आंखों को भा जाती थी, वह उसे अपनी हवस का शिकार बना ही लेता था। और वही देव जैसा इंसान मेरे लिए शादी का संदेश भेज चुका था और उसका पैगाम हमारे इलाके में हुक्म का स्थान रखता था। मैं उसके आगे कुछ नहीं कर सकती थी। सिर्फ उसे आदमी की जिद का सामान बनाती थी। ना सिर्फ उसके बल्कि उसके पागल और सिरफरे ऊँट के ही इस सोच ने मुझे काँपने पर मजबूर किया। मेरे लिए ये सब मौत के समान था, लेकिन उस आदमी को अपनाना बहुत मुश्किल था। जो कुछ भी मैंने उस आदमी के बारे में सुन रखा था, मैं तो क्या हर लड़की उससे शादी को डरती, क्योंकि वह शादी की पहली रात ही अपने कमरे में अपने साथ अपने सबसे प्यारे ऊँट को भी लेकर जाता और फिर दुल्हन की आवाज़ें और चीखें सारी हवेली में गूंजती। फूलधरा के गाँव में एक हसीन लड़की थी और किसी को भी अपने कमरे की रौनक बनाते। वह औरत किसी की पत्नी होती या किसी की लड़की, किसी की कुंवारी बेटी, कुछ कोई भी हो, लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता था। ये कैसा जुल्म था जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी। ना वहाँ कोई कानून चलता था और ना ही कोई कानून को मानता था। मेरी माँ चौधरी के घर नौकरानी थी। हम लोग कॉटन की कढ़ाई वाले बड़े बड़े कुर्ते पहनते थे और हाथों में दर्जनों के हिसाब से चूड़ियाँ, काली काली मोटी कलाई में ढेरों चूड़ियाँ हर वक्त खनकती रहती थी। पाँव में मोटी पाजेब, नाक में मोती सी लौंग, ये हमारी सज-धज थी, जो हम औरतें सुबह उठते ही करते थे। लेकिन जब हम बाहर निकलते थे तो खुद को छुपाने के लिए बड़ा-सा घूंघट निकाल लेते थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी ज़रा-सी लापरवाही हमें कौन-सी तकलीफ से दो-चार कर देगी। मेरी माँ उम्र के जिस हिस्से में थी, वह अपने आप को कम ही छुपाया करती थी। वह चौधरी की हवेली में बेपरवाह सी होकर चली जाया करती थी, क्योंकि उन्हें चौधरी का कोई डर नहीं था। लेकिन कुछ दिनों से माँ की तबीयत खराब होने के कारण मुझे चौधरी के घर काम पर जाना पड़ा और मेरी माँ बेहद परेशान थी, क्योंकि मेरी रंगत माँ की तरह सांवली नहीं थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए माँ मुझे बार बार कहती, चौधरी के घर घूंघट का ख्याल रखना, घूंघट जरा भी नहीं सरकना चाहिए। मैं 17-18 साल अल्लड़ से हसीन
दोसीजा थी। माँ-बाप की एकलौती औलाद थी, इसीलिए लाड-प्यार से पली थी। माँ की बात का मतलब मैं इस अंदाज़ में नहीं समझी थी, जिस तरह माँ ने मुझे समझाना चाहा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़रा-सी गलती मुझे मौत से बढ़कर ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर कर देगी। मैं घूँघट निकाले चौधरी के घर पहुँची थी। चौकीदार के सामने मैंने माँ का नाम लेकर कहा, "मैं अम्मा रामकली की बेटी हूँ। वह बीमार हैं, इसीलिए उनकी जगह पर आज मैं आई हूँ।" चौकीदार एक नौजवान सा लड़का था, मुझसे कहने लगा, "अपना चेहरा दिखाए बिना तुम्हें अनुमति नहीं मिल सकती। अंदर तभी जाने दूँगा, पहले चेहरा दिखाओ।" मैंने कहा, "मेरी अम्मा ने शक्ति ने मना किया है कि किसी को चेहरा मत दिखाना।" वह कहने लगा, "मुझे भी चौधरी साहब का हुक्म है कि चेहरे देखे बिना किसी भी औरत को अंदर नहीं आने दो। मुझे क्या पता तुम औरत हो या औरत के वेश में घूंघट में छुपा हुआ कोई मर्द।" मुझे तो उस नौजवान की बात पर बेतहाशा गुस्सा आया। मैंने उस लड़के के सामने गुस्से में अपना घूंघट पलट दिया। मुझे देखकर तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। कुछ पल तो वह शायद मुझे देखकर आंखें झपकना ही भूल गया, लेकिन फिर जल्दी-जल्दी अपनी नज़रें झुका ली। जल्दी से मेरा घूंघट फिर से मुझ पर गिरा दिया और कहने लगा, मैं अंदर चली जाऊँ। मेरी माँ इस घर की सफाई करती थी और उनके ऊँटों को खाना खिलाती थी। मेरा तो यही काम था, मैंने आज से पहले कभी अपने घर के अलावा किसी के घर का काम नहीं किया था और वह तो महल जैसा घर था, बड़े-बड़े कमरे थे। मैं एक दिन में ही थक सी गई थी। अभी मुश्किल से काम से फ्री हुई थी, तो एक नौकरानी आई और कहने लगी, "तुम जाकर ऊँट को चारा डाल आओ।" मैं ऊँट के अस्पताल में चली गई। ये इलाका रेगिस्तानी इलाका था, इसीलिए वहाँ जब लंबा सफ़र होता था, तो ऊँट पर ही सवारी की जाती थी। मैं वहाँ चली गई जब ऊँट को चारा-पानी डाला, लेकिन एक ऊँट उनमें से सबसे अलग-थलग खड़ा था। सब ऊँटों में उस ऊँट की सेहत देखने लायक थी और खूबसूरती भी सबसे अलग थी। मैं उसके पास ही चारा रखने चली गई, लेकिन वह ऊँट बड़ा नखरेबाज था। उसने अपने पाँव से चारे के बर्तन को पीछे कर दिया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। कुछ देर बाद वही नौकरानी उधर आई और मुझे देखकर चिल्लाकर बोली, "ए छोरी, उस ऊँट से परे हट जाओ, वहाँ से पीछे हो जाओ। ये चौधरी साहब का ऊँट है, हर किसी के हाथ से चारा नहीं खाता। इसे तो औरत के हाथ से खाने की आदत है, वह भी सिर्फ़ खूबसूरत औरत के हाथों से।" ये बात मुझे इस कदर अनोखी सी लगी कि भला ऊँट को कहाँ ऐसी अक्ल और समझ होती है कि किसके हाथ से खाना मिल रहा है। फिर वहाँ एक खूबसूरत सी औरत आई और उस ऊँट को अपनी हथेली पर रखकर खाना खिलाने लगी। वह ऊँट उसे देखते हुए अपनी ह खाना खाने लगा और बार-बार उस औरत को भी देखता रहा। मैं कुछ पल हैरत से देखती रही, क्या ऊँट भी खूबसूरती से इम्प्रेस होते हैं? मेरे लिए ये एक नया खुलासा था। अगले दिन जब मैं आई, तो वह चौकीदार हर आने-जाने वाले को देखभाल कर अंदर भेज रहा था। लेकिन जब मैं उसके पास पहुंची तो उसने बिना देखे ही मुझे अंदर जाने के लिए रास्ता दे दिया। मैंने उसके पास जाकर कहा, "आज नहीं देखोगे कि मैं औरत के लिबास में कौन हूँ?" कहने लगा, "नहीं, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, जाओ तुम अंदर जाओ।" मेरी बारी में उसके शब्द भी सख्त नहीं थे, बहुत ही प्यार से बात कर रहा था। मैंने कहा, "मुझे क्यों नहीं देखोगे?" तो वह कहने लगा, "रात भर नींद नहीं आई, आज देख लिया तो ना जाने क्या होगा। अब जाओ अंदर और सुनो, अपनी ओढ़नी ज़रा भी सरकने मत देना, चौधरी बहुत खतरनाक होते हैं।" और उसने मुझे ना जाने ये सब क्यों कहा। मैं यही सोचती रही। लेकिन मैं उसकी बातों से नर्वस भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं अंदर चली गई, काम करने के बाद जब ऊँटों को चारा डालने गई तो मालूम हुआ कि खूबसूरत औरत आज बीमार है, इसीलिए चौधरी के ऊँट को खाना खिलाने नहीं आई और वह ऊँट कल रात से भूखा है। किसी के हाथ से चारा नहीं खा रहा, यहाँ तक कि चौधरी के हाथ से भी खाना नहीं खाया, वह भी कोशिश करके जा चुका था। मैं बाकी सब ऊँटों के सामने चारा डालकर पलटने लगी कि मुझे लगा कि वह ऊँट भूखा है। मेरा काम तो ख़त्म हुआ, लेकिन फिर ये सोचा बेचारा ऊँट भूखा है और खूबसूरत, तो मैं ही इसे खाना खिला दूँ। ये सोचकर इसे अपने हाथों से चारा और दाना खिला देती हूँ। मैं एक भला काम करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये बात मेरे लिए जान का बवाल बन जाएगी। मेरा हुस्न उस जानवर की कमज़ोरी बन जाएगा और आप लोगों ने हुस्न परस्त मर्दों के बारे में तो सुना होगा, हुस्न परस्त औरतों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन एक ऊँट एक जानवर होकर हुस्न परस्त था। मैं वापस पलट गई और ऊँट के सामने खड़ी हो गई और अपना घूंघट में छुपा चेहरा उसे दिखा दिया। कुछ पल वह ऊँट मुझे देखता रहा, फिर मैंने अपने हाथों से चारा खिलाना शुरू किया
और उसने चारा खाना शुरू कर दिया। वह ऊँट ने पेट भर के खाया। मैं उसे खिलाकर अपना घूंघट गिराकर वापस आ गई। लेकिन उस दिन से ही मेरी आजमाइश शुरू हो गई। मैं घर चली गई। कुछ दिन तक इसी तरह चला। वह ऊँट मुझसे घुल-मिल गया। जब वह औरत ठीक होकर वापस आई, तब वह ऊँट उसके बजाय मेरे हाथ से ही खाना खा रहा था। अब हाथ से उस ऊँट की कमर भी सहला देती थी। जब वह ऊँट मेरे हाथों से खाना खाता तो मुझे ही देखता रहता और मुझे अपनी पसंदीदा का इज़हार करने की पूरी कोशिश करता और इस मेरे अलावा वह किसी को भी खुद को हाथ तक नहीं लगाने देता। इसीलिए अब मैं ही उसे सँभालने लगी थी और दूसरी तरफ वह नौजवान चौकीदार मुझे देखने लगा। हर बार अर्थपूर्ण शब्द बोल देता कि मेरा दिल धड़कने के लिए काफ़ी होता था। मुझसे कहता, तुम चाँद चेहरा हो, खुद को ढक कर रखा करो। कभी मुझे थैली भर के अमरूद देता, कहता बाग से तोड़े हैं, तुम रख लो। मैं अब तक बस चौधरी के बारे में सुनती ही रही थी, उसे कभी देखा नहीं था। लेकिन फिर एक दिन एक बार मैं हॉल में रखे कांच के गुलदान को साफ कर रही थी, जब पहली बार मैंने चौधरी की कड़कदार आवाज़ सुनी और घूंघट की आड़ से उसको देखा। वह एक लड़की की कलाई पकड़े उसे घसीटते हुए अंदर लाया और हॉल में धकेल कर फेंक दिया। वह लड़की कुमुदी रंगत की थी, लेकिन खूबसूरत नैन नक्श की मालिक थी और बहुत रो रही थी। चौधरी का जानवरों जैसा सलूक देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया और मैं कांपने लगी। और लड़की को हॉल में धकेलने के बाद दहाड़ते हुए मुझे मेरी माँ समझकर बोला, रामकली, इस छोरी को मेरे कमरे में छोड़ कर आओ, बड़ी अकड़ है साली में, आज मैं इसको किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आवाज़ थी या शेर की चिंगाड़ जैसे शब्द थे या मौत का पैगाम। मैं तो कांप कर ही रह गई। वह लड़की भी ये सुनकर बदहवास होकर चौधरी के पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। चौधरी साहब, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कुछ ही महीने का बच्चा है, मेरे बगैर रो रो कर मर जाएगा, मुझे माफ़ कर दो। वह औरत तड़प कर बोल रही थी, लेकिन चौधरी उसे बालों से पकड़कर खुद अपने कमरे में ले गया और उसके बाद उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंजी थी। वह बार बार अपनी इज्जत और अपनी जान की भीख मांग रही थी। उस आदमी की ये दरिंदगी मैंने पहली बार देखी थी और मैं यूं थी कि मेरी आत्मा कांप उठी थी। मैं वहाँ से भागकर मेन गेट पर पहुंची। वह नौजवान चौकीदार भी बड़ा परेशान हाल खड़ा था। उस लड़की के चीखने की आवाज़ें पूरे हॉल में गूंज रही थी। मैं इस कदर बदहवास थी कि उस नौजवान से टकरा गई। अब मुझे यूं देखकर और भी बदहवास हो गया और कहने लगा, अम्मा रामकली की छोरी, तुझे क्या हुआ है? मेरी तो ये हालत थी कि शब्द मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहे थे। मुझे जाना है, मुझे जाना है। वह चौधरी उस औरत को उसके बाद मेरी बदहवासी देखकर अपने साथ खड़े दूसरे चौकीदार से उसने कहा, वह भी अपने घर जा रहा है क्योंकि कल रात से वही ड्यूटी दे रहा है। उस दूसरे चौकीदार ने भी उसे जाने को कह दिया और वो मेरे साथ ही आ गया। बदहवासी की वजह से मेरी चादर सरक गई थी, लेकिन चेहरा कुछ ढका हुआ था। वह कहने लगा, तूने ये सब पहली बार देखा है, इसीलिए तेरी हालत इतनी ख़राब है। चल, तुझे मैं तेरे घर छोड़ आता हूँ। ये ना तो डर से तू आधे रास्ते में ही बेहोश हो जाए। मैंने कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगी वहाँ पर। वह औरत बहुत रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन चौधरी को उस पर दया नहीं आई और मैं रोने लगी। मुझे उस औरत का तड़पना और रोना सहा नहीं जा रहा था और मेरा दिल बेचैन हो रहा था, तड़प रहा था। कैसा पत्थरदिल इंसान था। मैं काफ़ी देर तक सिसकियों में रोती रही। वह नौजवान बड़ी खामोशी से मेरे साथ चलता रहा। कहने लगा, अम्मा रामकली की छोरी, अब बस भी कर दे, कितना रोएगी? मुझे तेरा रोना धोना सहा नहीं जा रहा। उसके कहने पर मैंने अपने आप को बिल्कुल सही से देखा और सोचा कि ये तो होना ही है। मैंने कहा, मुझे ये सब देखा नहीं जाता। वह कहने लगा, शुक्र करो, उस पत्थर दिल चौधरी ने शादी कर ली है उससे। मन भर जाएगा तो वापस उसके पति के पास भेज देगा, लेकिन जो सलूक वह और उसका ऊँट मिलकर उस औरत के साथ करते हैं तो भगवान ही बचाए उसे चौधरी और ऊँट से। उस लड़के की बात सुनकर मुझे सोचने पर मजबूर किया। मैंने कहा, ऊँट? वह कहने लगा, हाँ, ऊँट। उस आदमी की 2 पत्नियां हैं, बस कभी-कभी ही वो ये सब करता है। उन औरतों की चीखें सुनकर लोग काँप जाते हैं। मेरे लिए ये बात अनोखी थी। वह कहने लगा, अम्मा रामकली की छोरी, तू बहुत प्यारी है और खूबसूरत औरतें इस चौधरी और इस ऊँट की कमज़ोरी है। इसीलिए उनके सामने कभी भी अपनी ओढ़नी सरकने मत देना, क्योंकि तू बहुत खूबसूरत है।
सच कहूँ तो जब तू हवेली में होती है तो मेरी जान तो सूली पर ही अटकी रहती है। दिल में कहीं डर लगा रहता है कि वह चौधरी तुझे देख ना ले। और उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, मुझे डराओ मत, मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। खुद को झूठी तसल्ली दी थी, वरना मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। वो कहने लगा, बस एक झलक देखी थी तुम्हारी और कमबख्त रोज ही तुम्हारे सपने आते हैं, रातें ही नहीं कटती। तुझे क्या खबर कि तू कितनी हसीन है। और मुझे इस तरह उसके मुंह से अपनी तारीफें बुरी नहीं लग रही थी। मैं मुस्कुराने लगी और मैंने टॉपिक बदल कर कहा, तुम मुझे अम्मा रामकली की बेटी क्यों बुलाते हो, मेरा नाम नहीं लेते। उसने कहा, तुमने कब अपना नाम बताया। तो ये सुनकर मैं हंसने लगी और उसको मैंने कहा, मेरा नाम मरीना है। मेरे पास आकर वह मुझसे कहने लगा, सुनो मरीना, मैं कुछ दिन बाद अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेजूंगा। मैंने कहा, वह किस लिए। तो वो कहने लगा, ताकि वह हमारी शादी की बात कर सके। मेरा घर आ चुका था। ये कहकर वह चला गया। मैं अपने घर आकर अपनी अम्मा को सारी बात बताने लगी और कहने लगी, एक तो ये खांसी ने मेरी जान ले रखी है। मैं ठीक हो जाऊं तो मैं तुझे कभी भी हवेली नहीं जाने दूंगी। लेकिन ये अम्मा भी नहीं जानती थी मैं अपनी बदकिस्मती खुद अपने हाथों से लिखवा आई हूँ। वह ऊँट सिर्फ मेरे हाथ का आदी हो चुका था। कुछ दिन बाद मेरे लिए उस चौकीदार का रिश्ता आ गया। वह अच्छा कमाता था, इसीलिए अम्मा बाबा को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। इसीलिए सारिम के नाम की अंगूठी मैंने बड़ी खुशी से पहन ली थी। उसके बाद जब मैं हवेली गई तो मैं दरवाजे पर उसे खड़ा देखकर शर्म से मुस्कुराने लगी। मैं अंदर जाने लगी तो मैं मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, अपना चेहरा दिखाओ मरीना। मैंने कहा, आज क्यों। कहने लगा, अब तो मेरा हक बनता है। और मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उसे पीछे धकेल कर अंदर चली गई और तेज कदम से हवेली की तरफ जाने लगी। लेकिन मेरी नज़रें बार बार सारिम की तरफ उठ रही थी। पलट पलट कर हंसते हुए उसे ही देख रही थी, जिसकी आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत के दिए जल रहे थे। अभी मैं पलट पलट कर सरीम को देख ही रही थी, इसीलिए सामने आने वाले आदमी को नहीं देख पाई और बुरी तरह से उससे टकरा गई। मैंने पीछे सारिम को देखते हुए उस आदमी से टकराने की वजह से संतुलन खो बैठी। इस पहले ज़मीन पर गिरती, फिर उसकी बाहों के घेरे में आ चुकी थी। मेरी ओढ़नी सरक कर ज़मीन पर गिर चुकी थी। जब मैंने सामने देखा तो मेरी आत्मा काँप गई। वह चौधरी था जिससे मैं टकराई थी और इस वक्त वह मुझे बाहों में लिए हुए था, जैसे अपने होश खो बैठा। होश चेहरे को झुलसाने लगी थी। मैं जल्दी से खड़ी हुई और खुद को उस आदमी को पीछे से पकड़ लिया, अपनी ओढ़नी ज़मीन से उठाई और अंदर भाग गई। मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। चेहरा दोबारा छुपाया और काम करने लगी। आज मैं बड़ी जल्दबाजी में काम कर रही थी। मुझे 15 मिनट ही काम करते हुए थे कि चौधरी वापस हॉल में आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। उसके जूतों को ही देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वह इस समय रोज़ चला जाता था, फिर मेरे जाने के बाद ही वापस लौटता था। एक बार ही वह जल्दी लौट आया था और उस औरत को अपने साथ लाया था। अब उसे अपने सामने देखकर मैं किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। वो कहने लगा, ए छोरी, चल पहले मेरे कमरे की सफाई कर। ये सुनकर तो मैं कांपने लगी, लेकिन मैं जानती थी कि इनकार का तो सवाल ही नहीं था। मैं उसके कमरे की सफाई करने लगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वह मेरे पीछे ही अपने कमरे में आ गया। मैं उसके कमरे में झाड़ू लगाने लगी और वह अपने बेड पर बैठ गया। मुझे खुद पर बुरी तरह से महसूस हो रहा था और वो कहने लगा, क्या तू रामकली अम्मा की धी है। तो मैंने कहा, हाँ जी। उसके बाद वो वही उसी रौबदार शब्दों से बोला जिसने मेरी जान ही निकाल दी थी। फिर वह हंसने लगा, अच्छा, तो मेरे बब्बर शेर को आज तू ही चारा खिला रही है। पहले तो मैं समझी नहीं कि वह किसकी बात कर रहा है, लेकिन मेरे गले में इस वक्त इतनी गांठें पड़ चुकी थी कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह कहने लगा, मेरे ऊँट की शौकियाँ आजकल चरम पर है और उसकी मस्तियाँ देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि कारण क्या है, लेकिन तुझे देखकर समझ गया कि कमीना तुझ पर दिल हार बैठा है। मैं अभी उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। तभी वह उठकर मेरे पास आ गया। मेरे हाथ से झाड़ू लेकर उसने नीचे फेंकी और पल भर में ही मेरी ओढ़नी मेरे चेहरे से पीछे कर दी और मेरे चेहरे को थोड़ा ऊपर किया
और मेरे चेहरे पर अपनी नज़रें गड़ाकर बोला, मुझे लगता है वह आदमी ना जाने अब मेरे साथ क्या करेगा। कहने लगा, तू तो तारीफ के लायक है छोरी। रामकली तो काली कलूटी सी औरत है और तुझ जैसा नायाब हीरा उसने कैसे जन लिया। चल अपने घर जा, आज के बाद तेरी छुट्टी। मेरा चेहरा छोड़कर वह आदमी बोला। मैंने उससे कोई वजह नहीं पूछी और अपना घूंघट निकाले जल्दी से कमरे और हॉल से बाहर आ गई। और निकलते हुए मैं लगातार रो रही थी। पता नहीं क्यों रो रही थी। सामने गेट पर ही सारिम खड़ा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसने मुझे चौधरी से टकराते हुए देख लिया था। मुझे यूं रोता देखकर वह बहुत परेशान हो गया। कहने लगा, क्या बात है मरीना। मैंने कहा, मुझे चौधरी से डर लग रहा है। तू मुझे आज ही शादी करके कहीं लेकर भाग जा। उसकी नज़रें अच्छी नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर सारिम परेशान होने लगा और कहने लगा, कितनी बार कहा है कि होश में रहा कर। वह टूटे फूटे शब्दों में बात कर रहा था। मैं भी बहुत रो रही थी। वह मुझे चुप करवाने में लगा रहा। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसने कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, चुप हो जा। लेकिन सारिम के आने से पहले ही चौधरी की शादी का पैगाम मेरे लिए आ गया और वह भी कल के लिए। वह कल ही मुझसे शादी करना चाहता था। मेरे पास बस आज की रात थी। मैं किसी भी जुल्म और ज्यादती का निशान नहीं बनना चाहती थी। ना जाने वह आदमी मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा। मेरे कानों में उस औरत की विनती सुनाई देने लगी और उसकी चीखें मेरा चैन बर्बाद कर रही थी। उस समय उस ऊँट की नज़रें पता नहीं उस आदमी अपनी पत्नी के कमरे में ऊँट को लेकर क्यों जाता था। वह ऊँट उस की पत्नी के साथ क्या करता था, ये डर सब मेरी जान निकाले हुए थे। सारिम से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन अगर सारिम का इंतज़ार करती तो वह भी क्या कर लेता। वह उस हवस के पुजारी चौधरी किसी शादीशुदा औरत पर दिल हारकर उसे घसीटता हुआ उसके पति के सामने ही अपने साथ अपनी हवेली में ले जाता था, तो उसके औरत के पति ने भी उसका क्या बिगाड़ लिया था। फिर सारिम की भी क्या बिसात थी। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। अम्मा अलग आंसू बहा रही थी कि मेरी बेटी वह जुल्म नहीं सह सकती जो उसके चौधरी और ऊँट करते हैं। आज तक कोई ये नहीं जान पाया था कि आखिरकार चौधरी और ऊँट उस रात क्या करते थे। अम्मा के आंसू लगातार बह रहे थे। बाबा की रंगत सफ़ेद पड़ रही थी और वह कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वह चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए जो कुछ करना था अपने बचाव के लिए मुझे ही करना था। मैं रात होते होते घर से भाग गई और रेगिस्तान में कुछ ही मील दूर शहर जाने के लिए बसें चलती थी। मेरी कोशिश ये थी कि मैं किसी भी बस में बैठ जाऊं, इसीलिए मैं अंधाधुंध भाग रही थी। लेकिन मेरी किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी। जाने कैसे उसे भनक लग गई और उसके ऊँट पर बैठकर वह मेरे ही पीछे आ गया। और उस वक्त वह ऊँट उस रेत में घोड़े की तरह मिट्टी उड़ाता मेरे पीछे भाग रहा था। ना जाने वह मेरा कब तक पीछा करते रहे। शायद उस चौधरी को शक हो गया था या मेरी किस्मत खराब थी। मैं जितना भाग रही थी, लेकिन वह जल्दी ही मुझ तक पहुंच गया। सबसे पहले ऊँट ने मेरी ओढ़नी मुंह में लेकर मुझे रोकने की कोशिश की। मैं पलटकर मुंह के बल मिट्टी के ढेर पर गिरी और फिर उस चौधरी ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचकर अपने ऊँट पर बिठाया। वह जानदार आदमी था। उसके सामने मैं लड़की नाजुक सी होकर क्या करती। इसीलिए वह मुझे एक ही हाथ से खींचकर अपने ऊँट पर बिठा चुका था। मैं रोने लगी, विनती करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन वह पूरी तरह से बेपरवाह ऊँट चला रहा था। ठीक ही कहते हैं, ऊँट रेगिस्तान का घोड़ा है। और मैं तो उस ऊँट की रफ्तार देखकर भी हैरान थी, या शायद अपने मालिक की तरह उसे भी मुझे पाने की ख्वाहिश थी। मैं कुछ ही देर में हवेली में पहुंच गई। मेन गेट खोलने वाला सारिम ही था और मैं सारिम को देखकर तो बेकल सी हो गई और सारिम की तरफ मददगार नज़रों से देखने लगी। वह नज़रें चुराकर मुझसे चला गया था। मुझे अब अपनी शामत साफ नज़र आ रही थी। उस आदमी ने मुझे ऊँट से नीचे धकेला और ज़मीन पर फेंक दिया और मुंह के बल मैं नीचे ज़ोर से गिरी। सारिम से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो भागकर मेरे पास आया और चौधरी से कहने लगा, चौधरी साहब, जब से मैंने होश संभाला आपकी गुलामी की है। बदले में 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं मांगा। बस मरीना को माफ़ कर दें, इसे छोड़ दें। चौधरी ऊँट से नीचे उतरकर सारिम के सामने खड़ा हो गया और उसे कहने लगा, तू भी मुझसे कुछ मांगने की औकात रखता है। ये लगती क्या है तेरी जो इसके लिए हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा है। सारिम कहने लगा, ये मेरी मंगेतर है। ये सुनकर चौधरी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर उसने
कहा, मैं तेरे ही सामने इससे शादी करूँगा, इसकी मांग में सिंदूर भरूँगा। ये कहकर उस चौधरी ने सारिम के मुँह पर थप्पड़ मारकर उसे पीछे धकेला, मेरा हाथ पकड़कर और हँसते हुए मुझे अंदर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। मैं रोती रही, लेकिन वहाँ मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी शादी चौधरी से कर दी गई और मुझे अपनी मौत सामने नज़र आने लगी। फिर एक रात को वह आदमी अपने साथ ऊँट को भी लेकर आया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बिल्कुल बेजान बुत की तरह बैठी हुई थी। मेरे पास आकर कहने लगा कि मेरा असूल है, मेरा ऊँट सबसे पहले मेरी पत्नी के पूरे बदन को चाटता है। भई, मेरा सबसे पसंदीदा ऊँट है, तो इसका इतना तो हक बनता है वह भी अपनी ख्वाहिश पूरी करे। ये ऊँट बहुत शरारती है, गोरी-चिट्टी लड़कियाँ तो इसे खूब लुभाती हैं। ये सुनकर मुझे सोचकर ही घिन आ गई, ये सोचकर ही मेरे बदन में झुर्री सी दौड़ गई कि ये ऊँट मेरे बदन को चाटेगा। उस आदमी ने ऊँट की तरफ इशारा किया, लेकिन वह मेरी तरफ नहीं आया। उस आदमी ने दोबारा ऊँट को कहा, लेकिन वह फिर भी मेरे पास नहीं आया। फिर ऊँट मेरी तरफ मेरे बहते हुए आँसुओं को बड़े गौर से देखने लगा। चौधरी बड़े गुस्से में खड़ा हो गया और ऊँट को कहीं लगा कि मैं कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वह करो। इस लड़की को अपनी ज़ुबान से चाटो, लेकिन वह ऊँट अपनी जगह से भी नहीं हिला। उसने उस चौधरी ने ऊँट को मारना शुरू किया। ऊँट की आँखों से आँसू बहने लगे, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया। मैं उठकर उस चौधरी के पैरों में गिर गई। मैंने कहा, इस बेजुबान को मत मारो, इसे छोड़ दो। चौधरी कहने लगा, कोई मेरी बात ना माने तो मैं गुस्से से पागल हो जाता हूँ, फिर ये तो जानवर है, इसकी औकात क्या है। उसने मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर फेंका। अचानक ही मेरा सर टेबल से टकरा गया और मेरे माथे से खून बहने लगा और खून देखकर शायद ऊँट गुस्से से पागल हो गया और उसने अपने मालिक पर ही हमला कर दिया। उसे नीचे गिराकर अपनी टाँगें अंधाधुंध उसके सीने पर ज़ोर-ज़ोर से मारने लगा और इस बार हवेली में चौधरी की चीखें गूँज रही थी। ऊँट ने अपना धर्म निभा दिया था, वह भी भूखा-प्यासा था। तब मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था, ऊँट की कोई गलती नहीं थी। जो औरत ऊँट को खाना खिलाती थी, उसने ही मुझ पर खुलासा किया था कि वह तो किसी के हाथ के भी खाना नहीं खाता है, लेकिन चौधरी उसे खूबसूरत औरत के हाथ से ही खाना खिलाया करता है। जब औरत बीमार हुई तो ऊँट बेचारा बहुत भूखा रहा, लेकिन चौधरी ने किसी भी औरत को ये हुक्म नहीं दिया कि वह ऊँट को खाना खिला सके। जब तक चौधरी के आदमी दरवाज़ा खोलकर उसे बचाने आते, तब तक चौधरी का शरीर ठंडा पड़ चुका था। सारिम भी अंदर आ गया था। मुझे देखकर वह मेरे पास आया और चौधरी के जुल्म-ओ-सितम से सब लोग परेशान थे। चौधरी को मरा देखकर सबके चेहरे पर एक सुकून भरी लहर दौड़ गई। मैं जल्दी से सारिम के सीने में दुबक गई, डर की वजह से मैं काँप रही थी। ऊँट चौधरी का काम तमाम करके एक तरफ खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। थोड़ी देर बाद ऊँट मेरे और सारिम के पास आ गया और अपने प्यार का इज़हार करने लगा। मैंने भी उसकी पीठ पर हाथ फिराकर उसे तसल्ली दी थी। मेरी शादी सारिम से हो गई थी और वह भी ऊँट भी अब हमारे साथ ही रहता है।